प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैंने आपको उपमा अलंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के भेद को पढ़ाया है। उपमा अलंकार के सारे भेद मैंने पढ़ा दिया। अब अगला अलंकार होगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यह भी पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है। पूरे अलंकार में, शब्दालंकार में यमक, श्लेष और अनुप्रास, और अर्थालंकार में उपमा, उपमेय, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 6 अलंकार सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो पीछे तो पढ़ा चुके हैं, इसमें अब आज रूपक अलंकार पढ़िए। रूपक अलंकार कहते किसे हैं? जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर लिया जाए। अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, यानी भेद रहित आरोप। अभेद का मतलब भेद रहित। भेद रहित का मतलब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो। नहीं, उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो, यानी उपमान और उपमेय दोनों एक सा हो जाते हैं, दोनों में समानता होती है। जब उपमेय और उपमान में समानता हो जाए, जब उपमेय और उपमान में समानता हो जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इंग्लिश में है कि when two dissimilar things compared with same quality, with at least one quality same without comparison word as such, like there is figure of speech metaphor। तो अंग्रेजी का जो डेफिनेशन है और हिंदी का जो डेफिनेशन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, ये आपको पढ़ाया गया। उपमेय और उसमें क्या होता है कि जो वाचक चिन्ह होते हैं, वाचक चिन्ह, ये वाचक चिन्ह उपमेय और उपमान के बीच से गायब होते हैं। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच से वाचक गायब रहते हैं, गायब होते हैं, अर्थात वाचक चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो जहाँ भी पहचान करने के लिए आप ये जानिए कि जहाँ भी उपमेय और उपमान के बीच से वाचक चिन्ह गायब हो, डिसअपीयर हो, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। दूसरी बात कि उपमेय और उपमान के बीच, उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह कैसे है? ऐसे
ऐसे योजक चिन्ह होता है। तो उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होगा, लेकिन बहुत जगहों पर ये योजक चिन्ह नहीं भी होते हैं, लेकिन उपमेय उपमान रहेंगे तो एक सा होगा। उपमेय रूपक अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। रूपक के भेद, रूपक अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, इसके कुल 3 भेद होते हैं। पहला निरंग रूपक, पहला निरंग रूपक, निरंग रूपक, दूसरा सौंग रूपक, सौंग रूपक, और तीसरा परंपरित रूपक, परंपरित रूपक, परंपरित रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक। निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक, ये रूपक अलंकार के भेद हैं। तो ज़्यादातर रूपक अलंकार के भेद से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, और बनते हैं तो आईएएस, पीसीएस और पीजीटी, टीजीटी के ग्रुप में बनते हैं, और वनडे कंपटीशन, टेट, सीटेट, लेखपाल, कानून गो, एसआई, पुलिस, जीडी, इन सबों में सिंपल पूछता है, इनके पार्ट को नहीं पूछता है। तो निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। निरंग रूपक अलंकार में परिभाषा आपका यही जाएगा जब उपमेय और उपमान का अभेद आरोप हो, केवल आरोप होगा तो निरंग रूपक अलंकार होगा। तो निरंग रूपक कहें या रूपक कहें, उसका एग्जाम्पल हम देते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदों हरिराई, हरिराई, चरण कमल, यहाँ पर चरण को कमल कह दिया गया। चरण क्या है? चरण उपमेय है और कमल उपमान है। मैंने बोला कि जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, यानी चरण को कमल कह दिया गया, डायरेक्ट कथन, उपमेय का उपमान के लिए डायरेक्ट कथन हो जाता है, परोक्ष कथन हो जाता है। तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को सीधे सीधे कमल कह दिया गया। तो जब चरण को कमल, चरण कमल जो है चरण है नहीं, लेकिन कमल, चरण कमल बंदो, चरण कमल का मतलब हुआ कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, कमलवत चरणों की, और ऐसे करेंगे, कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर सीधे सीधे चरण को कमल कह दिया गया। ठीक, तो जहाँ पर इस तरह के कथन होते हैं या इस तरह के उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार या निरंग रूपक अलंकार होता है। एक जो है एग्जाम्पल में और देते हैं, भरतो भरतु हंस, रविवंश तड़ागा, रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्हू, जन्म कीन्ह, गुण दोष विभागा। अब देखिए, भरतु हंस, रविवंश तड़ागा, तड़ागा का अर्थ होता है तालाब, रविवंश का अर्थ हुआ सूर्यवंश, चूंकि रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश नहीं, सूर्यवंश। तो भरत जो है वह सूर्यवंश में, सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस है। तो
भरत को क्या कह दिया, रविवंश को क्या कह दिया गया, तड़ागा। तो रविवंश उपमेय है और तड़ागा उपमान है। तो जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर लिया गया, यानी सूर्यवंश को तड़ाग कह दिया गया, तो क्या सूर्यवंश तड़ाग है? सूर्यवंश तड़ाग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्यवंश को में तड़ाग, सूर्यवंश को तड़ाग कह दिया गया, अर्थात यहाँ पर उपमेय को उपमान डायरेक्ट कह दिया गया, अर्थात रवि सूर्यवंश में या रविवंश में तड़ाग का अभेद आरोप कर लिया गया, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जो जन्म लेकर गुण और दोष का विभाजन करते हैं, ऐसे भरत हैं, वे हंस के तरह हैं। तो रविवंश तड़ागा। तो जहाँ पर केवल उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होगा, केवल उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होगा, वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार होगा। तो निरंग और रूपक अलंकार की परिभाषा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस अलंकार के लिए, तो ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा है आपका सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान के सभी अंगों, उपमान के सभी अंगों में अभेद आरोप, सभी अंगों में अभेद आरोप हो, अभेद आरोप हो, तो वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। ठीक है। ये सांगरूपक लगभग सभी कवियों ने अपने काव्य को क्लिष्ट, जहाँ भी सांगरूपक अलंकार की योजना होती है काव्य में, वो काव्य थोड़ा कठिन हो जाता है, सामान्य अर्थों में वो थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है। अब हम सांगरूपक अलंकार को देते हैं एग्जाम्पल में। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, उषा नागरी है। यहाँ पर देखो, ये जयशंकर प्रसाद की लाइन है। बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर कोई एक सखी दूसरे सखी को जगा रही है और कहती है कि री सखी बीती विभावरी, विभावरी माने रात्रि बीत गई है, प्रभात हो गया है। तो प्रभात होने पर प्रकृति में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उसी घटनाओं को रूपक के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया। क्या क्या घटती है? तो अंबर पनघट, पनघट का अर्थ होता है पानी भरने का घाट। पहले के ज़माने में जब तालाबों से या कुओं से या नदियों से पानी लिया जाता था, तो वहाँ पर पीने वाले पानी का घाट अलग होता था। कुएं में भी जहाँ से पानी पिया जाता वहाँ का घाट अलग होता था। तो अंबर पनघट यानी आकाश रूपी पनघट में, तो अंबर को पनघट कह दिया, आकाश को पनघट कर दिया। आकाश क्या है? तो आकाश जो है ये उपमेय है। उपमेय, उपमेय क्या है? अंबर।
और अंबर के लिए उपमान क्या है? तो अंबर के लिए उपमान हो गया पनघट, पनघट। ठीक है, तो कवि कहता है कि अंबर पनघट, यानी आकाश रूपी पनघट में, ठीक, तारा घट, तारा, तारा को क्या बना दिया? तारा उपमेय है और उपमान जो है घट है, और उषा उपमेय है और नागरी उपमान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंबर उपमेय है और उपमान पनघट है, तो आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को नगर में रहने वाली चतुर नागरी उषा डुबो रही है। क्या डुबो रही है? घड़े को डुबो रही है। तो चतुर नागरी यानी नगर में रहने वाली चतुर स्त्री जो उषा है, तो उषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यही आपका पूरा क्लियर हुआ कि अंबर रूपी पनघट में उषा नागरी, चतुर नागरी, उषा रूपी चतुर नागरी तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात तारे डूब रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है? तारे डूब रहे हैं, इसका मतलब रात बीत चुकी है, प्रभात हो चुका है। तो यहाँ पर सभी उपमेय में सभी उपमान के अंगों का भेद है, आरोप है। उपमान पनघट हो गया, घट हो गया, नागरी हो गया, तो एक उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर लिया गया, अर्थात यहाँ पर सामरूपक अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। उदित, उदित, उदय, गिरि मंच पर, गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, बिकसे, बिकसे, संत, सरोज बन, सरोज बन, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ देखिए, ये भी सांगरूपक अलंकार का योजना है। उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर माने राम, और संत सरोज, संत और सरोज बन, लोचन भृंग, ये 4 जगहों पर है। तो उदय रूपी, उदयागिरी रूपी मंच पर, उदया गिरी रूपी मंच पर, मंच पर भगवान राम रूपी बाल सूर्य, भगवान राम रूपी बाल सूर्य उदय हुए, उदय हुए। तो उदय होते ही संत सरोज बन, संतों का जो सरोज बन है, सरोज माने कमल का जो बन है, या संत जन जो हैं, संत जन, तो वह विकसे, विकसित होने लगे, यानी खिलने लगे। और हर्षे लोचन भृंग, लोचन भृंग माने नेत्र रूपी भौरे, लोचन भृंग, लोचन भृंग। अब लोचन माने नेत्र, भृंग माने भौरा, तो नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार की, सांगरूपक अलंकार की योजना है, ये सभी पदों में होता है। तो जब सभी पदों में रूपक की योजना किया गया हो तो वहाँ पर सांगरूपक अलंकार होता है। तो मैंने निरंग रूपक पढ़ाया और सांग रूपक पढ़ाया, एक और है आपका परंपरित रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार। ये कहाँ पर होता है? जब जहां पर एक उपमेय के द्वारा, जहां पर एक उपमेय के द्वारा दूसरे उपमेय की पुष्टि हो, दूसरे उपमेय की पुष्टि हो, दूसरे उपमेय की पुष्टि हो, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है, परंपरित रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक उपमेय के द्वारा दूसरे उपमेय की पुष्टि हो, वहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में उदयो ब्रजनभ आई, उदयो ब्रजनभ आई, उदयो ब्रजनभ आई हरि मुख मधुर मयंक है, हरिमुख। तो हरिमुख मधुर मयंक, तो यहाँ पर ब्रज को क्या बना दिया? ब्रज को आकाश बना दिया। तो उदयो ब्रजनभ आई, यानी कि ब्रज रूपी आकाश में भगवान श्री कृष्ण का मुख रूपी मयंक, मधुर मयंक उदय हो गया, आ गया। तो ब्रज नभ हुआ, तो नभ में चंद्रमा दिखाई देता है, तो ब्रज को नभ बना लिया और मुख को, भगवान के मुख को चंद्रमा बना लिया। तो यहाँ पर इस रूपक की पुष्टि इस रूपक के द्वारा हो रही है, अर्थात यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार हुआ। ठीक है, तो ये आपका रूपक अलंकार मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे आप पूछिए, कमेंट करिए और कमेंट करके पूछिए, और अगर पसंद आता है तो उसे लाइक भी किया करिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, ठीक है, तो थोड़ा लाइक भी किया करिए आप लोग, अगर पसंद आता है तो। ठीक है, तो ये रहा आपका रूपक अलंकार हो गया। अगला अलंकार फिर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।